भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित आदरणीय कुलपति मैडम, मंच पर उपस्थित गुरुजन, सामने बैठे गुरुजन, सबको मैं प्रणाम करता हूं और बड़ी संख्या में आए छात्रों को मैं अपना आशीर्वाद देता हूं, आपको अपना स्नेह भेंट करता हूं। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं दीनदयाल जी के सपनों की। मेरा आप सबसे आग्रह है, शायद हमारी आपकी ये पहली और आखिरी मुलाकात होगी, बाद में दोबारा हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज शायद पहली आखिरी मान के चलते हैं। तो अगले कुछ समय के लिए मोबाइल को थोड़ा साइलेंट मोड पे डाल दें। और इसमें कितने लोग लाके हैं, जरा हाथ उठाएं। अच्छा, ज़्यादा संख्या में लाके हैं। और बिना लाके कितने हैं? लगभग बराबर। ठीक है, ऐसा करेंगे कि टॉपिक बीच का रखेंगे, लाका भी रखेंगे, बिना लाका भी रखेंगे। धर्म की, जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। जब संविधान बन रहा था, ध्यान रखिए, अगले 1 घंटे कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं होगी। जो कुछ मैं कहने की कोशिश करूंगा वो आपके सब्जेक्ट का इशू है। जो कुछ कहूंगा वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपके कानून से कहूंगा, बाहर कोई बात नहीं होगी। तो आपको कभी लगे ये क्या बोल रहे हैं, अरे ये तो कोई भाषण दे रहे हो, भाषण वैसा नहीं है। हमारा अपना तरीका उसको बताने का अलग तरीके से। जब ये भारत का संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में यह चर्चा हो रही थी कि इस संविधान का लक्ष्य क्या है, हम संविधान क्यों बनाना चाहते हैं। जो लोग विदेशों में पढ़े हुए थे, नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने कहा कि हम एक इक्वल सोसाइटी बनाना चाहते हैं, हम एक समता समरसता मूलक समाज बनाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग भारत में ही पढ़े हुए थे, उन्होंने कहा हम इस संविधान के माध्यम से भारत में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। तो अगर आप प्रियम्बल में जाके देखो, प्रियम्बल में आपको 5 वर्ड मिलेंगे: सोशल जस्टिस, सोशल इक्वेलिटी, पॉलिटिकल इक्वेलिटी, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वेलिटी, इकोनॉमिक जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। यही तो है ना। तो जो लोग बाहर पढ़े थे उन्होंने बोला हम तो ये चाहते हैं, इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी। आप लोग क्या चाहते हैं? जो राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य का मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा राम राज्य का मतलब है धर्म की, जोर से बोलिए, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। उन्होंने कहा हम चाहते हैं सरकारें ऐसा काम करें, ऐसी नीतियां बनाएं, ऐसे कार्यक्रम बनाएं जिससे धर्म की, सरकारें ऐसे नियम कानून बनाएं, ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे अधर्म का, सरकारें ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करें जिससे प्राणियों में, और सरकारें ऐसी नीतियां बनाएं, इस तरीके की इकोनॉमिक सिस्टम लागू करें जिससे भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का। तो दोनों एक ही बात है, एक ही बात हो गई कि नहीं? जो कह रहे थे हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, वो भी यही कह रहे। जो कह रहे थे नहीं हम तो इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी चाहते हैं, वो भी यही बात कह रहे। दोनों एक ही हो गई कि नहीं? दीनदयाल जी एक भारत श्रेष्ठ भारत चाहते थे। कैसा भारत? देखिए, अगले 1 घंटे तक केवल सुनना नहीं है, लगातार संवाद करना है, डायलॉग करना है। जब भी मैं कुछ पूछूं जोर से बोलिए, इतना जोर से बोलिए कि आपकी आवाज यहां तक आ जाए।
दीनदयाल जी चाहते थे एक भारत। अब एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनेगा कैसे? एक भारत बनाने के लिए जो भी नियम कानून हो वो सबके लिए एक हो, और श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए जो भी नियम कानून हो वो श्रेष्ठतम हो। एक भारत के लिए नियम कानून, शिक्षा व्यवस्था, टैक्स सिस्टम, पुलिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, लेबर सिस्टम, एग्रीकल्चर, सब कुछ एक हो सबके लिए। और श्रेष्ठ भारत श्रेष्ठ तब होगा जब हमारी शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था हो, हमारी न्यायिक व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम न्यायिक व्यवस्था हो, हमारा पुलिस सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम पुलिस सिस्टम हो, तब बनेगा श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत 4 शब्द है, लेकिन अगर इसको इनलार्ज करें, इसको डेवलप करें, तो मुझे लगता है पूरा पूरा संविधान उसमें समाहित हो जाएगा। अगर इस संविधान के लक्ष्य को भी देखें दूसरे शब्दों में, तो यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत। कई बार शब्दों का जो इंटरप्रिटेशन है उसकी वजह से बहुत चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। चूंकि हमारे पास हिंदी और संस्कृत में आपके 49 वर्ड्स हैं, 49 लेटर हैं, क ख ग से लेके लास्ट तक, और इंग्लिश में केवल 26 है। तो जब आप 26 लेटर का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाएंगे तो मान लीजिए कि 10 लाख शब्द बने, तो आप क ख ग हिंदी और संस्कृत के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाएंगे तो आपके पास लगभग 40 लाख शब्द निकलेंगे। तो कई बार हमसे गलती ये हो गई, हम जो कहना चाहते थे वो तो हिंदी में कहना चाहते थे, हम जो सोचते थे वो हिंदी में सोचते हैं। स्वाभाविक सी बात, अपनी मातृभाषा में सब सोचेंगे ना। हम हिंदी में सोचते हैं, तमिलनाडु वाला तमिल में सोचेगा, बंगाल वाला बंगाली में सोचेगा। जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हमेशा अपनी मातृभाषा में होती है। लेकिन जब हमने उसको इंग्लिश के साथ जोड़ा तो हमें कोई शब्द ही नहीं मिला। उदाहरण के लिए हम सोचते हैं संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन एक है। संविधान का मतलब संविधान, सम, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विधान। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? विधान। लेकिन चूंकि हमारे पास संविधान के लिए कोई एक शब्द नहीं है तो हमने क्या अडॉप्ट कर लिया? कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे धर्म के लिए कोई शब्द ही नहीं है, अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, तो हमने मजबूरी में क्या अडॉप्ट कर लिया? रिलीजन। रिलीजन और धर्म एकदम अलग है। रिलीजन तो यह है कि हमारी पूजा, हम किस पूजा पद्धति के साथ अपना हम बिहेवियर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं या मंदिर में जाते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, सुबह उठ के वंदना करते हैं या सुबह उठ के नमाज पढ़ते हैं, वो है रिलीजन। रोजा रखते हैं या नवरात्रे रखते हैं, वो है रिलीजन। लेकिन धर्म क्या है? पिता का धर्म, माता का धर्म, भाई का धर्म, छात्र धर्म, गुरु का धर्म, डॉक्टर का धर्म, इंजीनियर का धर्म, जज का धर्म, अधिवक्ता का धर्म, और एक ही व्यक्ति के 10 धर्म हो सकते हैं। अभी मैं आपके सामने एक सामाजिक कार्यकर्ता का धर्म निभा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाऊंगा, अधिवक्ता का धर्म निभाऊंगा, घर पहुंचूंगा, पत्नी के साथ बैठूंगा, पति का धर्म निभाऊंगा, बेटे के साथ बैठूंगा, पिता का धर्म निभाऊंगा, अपने गुरुओं के साथ बैठूंगा, शिष्य का धर्म निभाऊंगा। लेकिन हमसे क्या हुआ कि हमने जब स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया तो हमने कभी अपने मूल चीजों पे चिंतन नहीं किया। कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, ये जो हमें दे के गया है मैकाले, ये क्या दे के गया है, हमारा वाला अच्छा था कि ये वाला अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया, श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हमें सब कुछ श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा।
ये हॉल इतना अच्छा है, आपको क्या लगता है इसका आर्किटेक्ट अच्छा रहा होगा? बोले जरा जोर से। और क्या अच्छा रहा होगा? मिस्त्री बहुत अच्छा रहा होगा। और क्या अच्छा रहा होगा? जो इसको देख रहा था, कंस्ट्रक्शन सुपरविजन कर रहा था, वो भी बहुत अच्छा रहा होगा। और क्या? सीमेंट भी अच्छा रहा होगा, बालू भी अच्छा रहा होगा। इनमें से अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो यह हाल अच्छा बन सकता था क्या? अब एक चीज बताइए, मिस्त्री बहुत अच्छा हो लेकिन बिल्डिंग मटेरियल खराब हो तो अच्छा हाल बन सकता था क्या? जोर से बोलिए जरा। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, उसकी कन्नी वसूली खराब हो, अच्छा हाल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो यानी अच्छे हाल के लिए जितना जरूरी है अच्छा मिस्त्री, उतना ही जरूरी है बिल्डिंग मटेरियल, उतना ही जरूरी उसकी कन्नी वसूली, उतना ही जरूरी ज्यादा अच्छा जरूरी है अच्छा नक्शा। दूसरा, ड्राइवर बहुत अच्छा हो लेकिन गाड़ी खराब हो, यात्रा अच्छी हो सकती है क्या? पीछे से आवाज नहीं आ रही है। और गाड़ी पेट्रोल से चलती हो और गाड़ी भी अच्छी हो लेकिन पेट्रोल नकली हो, जोर से बोलिए जरा, यात्रा अच्छी हो सकती है क्या? तो जैसे ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी भी अच्छी हो, पेट्रोल भी अच्छी हो, तब यात्रा सुरक्षित होगी। डॉक्टर भी अच्छा हो, ऑपरेशन थिएटर भी अच्छा हो और दवा भी अच्छी हो, तब शरीर स्वस्थ होगा, तब बीमारी खत्म होगी। मिस्त्री भी अच्छा हो, नक्शा भी अच्छा हो, बिल्डिंग मटेरियल भी अच्छा हो, तब सुरक्षित घर बनेगा। वैसे ही शासक भी अच्छा हो, नियम कानून भी अच्छा हो और शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, तब जाके श्रेष्ठ भारत बनेगा। यह संविधान क्या कहता है? सबको समान अवसर मिलना चाहिए, यही कहता है। जोर से बोलिए भाई, बोलते क्यों नहीं? अरे बच्चे लोग एकदम जोर से बोलो। समान अवसर मिलना चाहिए। इस हॉल में इतने बच्चे बैठे हुए, सबकी 10वीं की किताब एक थी क्या? सबकी एक थी? सबकी 12वीं की एक थी? लेकिन जो जज का एग्जाम देने जाओगे उसका पेपर तो एक ही होगा, और क्लैट दिया होगा तो क्लैट का भी पेपर एक ही होगा। तो आप ये बताओ, जब संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए और इस जौनपुर की धरती पे और जौनपुर में इस हॉल में बैठे हुए लोगों की किताब एक नहीं है, तो अगर आपने क्लैट की परीक्षा दिया या आईएएस की परीक्षा दिया या बैंक की दिया, अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो एक ही है ना। आप जो भी एग्जाम देने जाओगे, क्या उसके पेपर आपके लिए अलग अलग होगा क्या? क्या उसका पेपर सीबीएसई के लिए अलग होगा, आईसीएसई के लिए अलग होगा, यूपी बोर्ड के लिए अलग होगा? नहीं। और संविधान क्या कहता है? सबको समान। तो फिर सबको समान अवसर कैसे मिला? सबको समान अवसर कैसे मिला? सबको समान अवसर तब मिलेगा जब इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम होगा, जब इस देश में कॉमन एजुकेशन सिस्टम होगा, जब इस देश में मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी, जब इस देश में हिंदू और मुसलमान के बच्चे की एक किताब होगी, जब इस देश में यूपी बिहार से लेकर तमिलनाडु बंगाल तक सबकी एक किताब होगी। हां, तमिल वाला अपने तमिल में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े, लेकिन सिलेबस तो एक होना चाहिए। मैथ का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। फिजिक्स का एक हो सकता है, केमिस्ट्री का, जूलॉजी का, बॉटनी का, इंग्लिश का, हिंदी का, तो बचा क्या? तो बचा क्या? हां, मैं मानता हूं कि
स्टेट लेवल की हिस्ट्री थोड़ी अलग होती है, तो ठीक है भाई, एक हिस्ट्री किताब स्टेट लेवल को दे दीजिए, स्टेट वाला अपनी हिस्ट्री पढ़ा ले। ज्योग्राफी थोड़ी स्टेट वाइज अलग अलग होती है, तो एक आप किताब स्टेट को दे दीजिए, भाई अपनी ज्योग्राफी पढ़ा ले। एक आपको इन्वायरमेंट स्टेट का अलग होता है, इधर थोड़ा ज़्यादा कम गर्मी होती है, उधर ज़्यादा गर्मी होती है, तो ठीक है थोड़ा वो भी कर दीजिए। लेकिन 10 किताबों में से 7 किताब तो कॉमन हो सकती है कि नहीं? हो सकती है कि नहीं? नवोदय स्कूल का पूरे देश का सिलेबस एक है कि नहीं? केंद्रीय विद्यालय के पूरे देश का सिलेबस एक है कि नहीं? तो जब 40 तरीके के टैक्स को मिला के वन नेशन वन टैक्स हो सकता है, तो 32 तरीके के सिलेबस मिला के वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं हो सकता? हो सकता कि नहीं? वास्तव में दीनदयाल जी कहते थे, कभी उनकी पॉलिटिकल डायरी पढ़िए। दीनदयाल जी चूंकि पत्रकार भी थे, मिश्रा जी पत्रकारिता डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो दीनदयाल जी जब अपने लेख लिखते थे 5 जन्म में, उन सारे लेख को कलेक्ट करके एक पॉलिटिकल डायरी बनी है। वो कहते थे एक भारत बनाने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है एक शिक्षा। और लोहिया जी उनके बड़े अच्छे मित्र थे, तो कई बार दोनों महान पुरुष घंटे घंटे इस पे लंबी चर्चा भी करते थे। तो लोहिया जी और दीनदयाल जी का जब आपस में मिलना होता था तो चर्चा होती थी, कैसे आगे होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोनों इस बात पे बात पे सहमत थे, लोहिया जी और दीनदयाल जी, दोनों महान विभूतियां, कि इस देश में समान शिक्षा होनी चाहिए, एक देश एक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए, एक देश एक सिलेबस होना चाहिए, पढ़ने पढ़ाने का माध्यम भले अलग अलग हो, लेकिन गरीब और अमीर की किताब एक होनी चाहिए। आज की डेट में 200 रुपये फीस जो देता है उसकी किताब अलग है, 2000 रुपये जो फीस देता है उसकी किताब अलग है, 5000 रुपये जो फीस देता है उसकी किताब अलग है। कोई ऐसा भी स्कूल होगा जौनपुर में जिसकी 8-10 हज़ार रुपये फीस भी लगती होगी, मुझे नहीं पता कौन सा स्कूल है, लेकिन दिल्ली में तो 20-20 हज़ार रुपये महीने फीस वाले भी स्कूल हैं, तो उनकी किताब अलग है। जब इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है तो वो आपस में भाईचारा कैसे आएगा? जब तक मेरे बेटे की किताब, मेरे ड्राइवर के बेटे की किताब और मेरे घर में काम करने वाले की बेटे की किताब एक नहीं होगी, तब तक वो तीनों एक तरीके से कैसे सोचेंगे? तब तक उन तीनों में आपस में मिलना जुलना कैसे होगा? तब तक तो उन तीनों को एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि ये तो 2000, वो तो फला वाले स्कूल से पढ़ा है, तो फला वाले से पढ़ाओ, तो फला वाले से पढ़ो। इंफ्रास्ट्रक्चर भले अलग हो, किसी स्कूल में पंखा हो, किसी स्कूल में एसी हो, किसी स्कूल में प्लास्टिक वाली चेयर हो, किसी स्कूल में सोफा हो, ये सब तो अलग होना चाहिए, लेकिन किताब एक होनी चाहिए। और अब हम जब आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हम अमृत काल मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जितने जल्दी इस देश में एक वन नेशन वन सिलेबस हो जाए, वन नेशन वन करिकुलम हो जाए, एक देश एक शिक्षा हो जाए, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और इसके लिए हम सबको कुछ न कुछ कर सकते हैं। बच्चे सोचते होंगे हम क्या कर सकते हैं? भाई देखो, सब कुछ न कुछ कर सकते हैं। मैं एडवोकेट हूं, तो मैंने यूनिफॉर्म एजुकेशन के लिए PIL फाइल किया, कोर्ट ने एडमिट कर लिया, सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया। अभी जवाब आएगा, NCERT का आने वाला है, CBSE ICSE सबका जवाब आएगा। लेकिन आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हो? जरा हाथ उठाओ। सब करते हैं, लगभग सब करते हैं। कोई फेसबुक करता होगा, कोई ट्विटर करता होगा, नहीं तो आजकल इंस्टा खूब चला हुआ है, इंस्टा सब लोग कर ही रहे। देखिए, सोशल मीडिया का प्रयोग बर्थडे फोटो शेयर करने के लिए करिए, घूमने के लिए करिए, जिस काम के लिए करते उस काम के लिए करिए, लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्रहित में भी करिए, राष्ट्र निर्माण में भी करिए, समस्याओं के समाधान में भी करिए, अच्छा भारत कैसे बने उसमें भी करिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए भी करिए। और जो मैं यूनिफॉर्म एजुकेशन की बात कह रहा हूं, जो दीनदयाल जी कहते थे, लोहिया जी कहते थे,
वो भी कोई नई बात नहीं कहते थे। भगवान राम और निषाद राज एक साथ पढ़े थे कि नहीं? बच्चों को शायद नहीं पता होगा इसलिए बोल नहीं रहे। एक साथ पढ़े थे। राजा दशरथ और सुमंत दोनों अलग अलग वर्ण के थे, एक ही गुरुकुल में एक साथ पढ़े थे। समान शिक्षा तो इनफैक्ट राजा हरिश्चंद्र ने लागू किया था। उन्होंने थोड़ा कम लागू किया, लेकिन दशरथ जी ने उसको और आगे बढ़ाया। दशरथ जी ने भी काफी उसको आगे बढ़ा दिया था, लेकिन भगवान राम ने तो बाकायदा पॉलिसी बना के उसको कर दिया। मानव इतिहास में पूरी दुनिया में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन, समान शिक्षा, वन नेशन वन एजुकेशन लागू करने वाले भगवान राम हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में जो गवर्नेंस के एक मॉडल की बात होती है, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, पूरी दुनिया में जो गुड गवर्नेंस पे स्टडी होती है, वो एक ही मॉडल है, उसको कहते हैं राम राज्य। क्योंकि सबसे पहले, उस समय तो जातियां थी नहीं, कोई रिलीजन था नहीं, 4 वर्ण हुआ करते थे, लेकिन सबके लिए कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाले भगवान राम है। कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि संविधान कहता है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। समान अधिकार कैसे मिलेगा? 23 नवंबर 1948 को इस संविधान के आर्टिकल 44 पे डिस्कशन चल रहा था। 23 नवंबर 1948। तब जो आज की डेट में आर्टिकल 44 है, यह आर्टिकल 35 था, बाद में रीनंबर करके आर्टिकल 44 हो गया। तो जब चर्चा हो रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है, भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आगे ले जाना है, तो यह तय हुआ कि इस देश में सबको समान अधिकार हो, इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना हो। उसके लिए जरूरी है महिला और पुरुष को समान अधिकार मिले। क्या मिले? महिला और पुरुष को समान अधिकार। तो यह तय हुआ कि ठीक है, इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? कॉमन सिविल कोड। इस देश में एक इंडियन पिनल कोड चल रहा है कि नहीं? अब इंडियन पिनल कोड चल रहा है, मैकाले ने बनाया, 1860 में लागू किया, वो चल रहा है। लेकिन 23 नवंबर को एक मत से, एक राय से संविधान निर्माताओं ने हमारे कहा कि इस देश में एक इंडियन सिविल कोड होगा। आप उसको इंडियन सिविल कोड कहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहिए, कॉमन सिविल कोड कहिए, शब्दों का अंतर है, मतलब वही है। लेकिन आज तक उसका एक ड्राफ्ट भी नहीं बना, कभी संसद में गंभीरता के साथ चर्चा भी नहीं हुई। मुझे लगता है अगर इंडियन सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड का एक ड्राफ्ट बन गया होता, पब्लिश हो गया होता, तो कोई उसको समर्थन और विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ना कोई समर्थन के विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन चूंकि एक ड्राफ्ट नहीं बना, तो वो पॉलिटिकल फुटबॉल हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक कहते हैं कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, बाकी एक पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं नहीं आना चाहिए। अभी पूछो जो समर्थन करते हैं कि कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या, जो विरोध करते हैं पूछो कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या। न समर्थकों को पता है कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या, न विरोधियों को पता है कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या। लेकिन चूंकि वो पॉलिटिकली एजेंडा बन गया है, तो समर्थन वाले समर्थन कर रहे हैं, विरोध वाले विरोध कर रहे हैं। लेकिन पूछ लो कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या होता है, नहीं आइडिया। दुनिया के 125 देशों में शादी की जो मिनिमम एज है वो बराबर है।
125 कंट्रीज में। कभी गूगल करिएगा यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज अश्विनी उपाध्याय, उस पर डिटेल मिलेगा, मेरी पीआईएल चल रही है। दुनिया के 125 देशों में शादी की उम्र बराबर है लड़के और लड़की की। WHO कह रहा है कि आज की डेट में, इस 21वीं सदी में 20 साल के पहले प्रेगनेंसी ठीक नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बार बार कह रहा है कि शादी की उम्र अलग अलग करना ठीक नहीं है। और वास्तव में अगर आप देखो तो 17-18 साल में लड़का हो या लड़की इंटर कर पाता है, बीए करते करते भी 20-21 साल हो जाते हैं, LLB करते करते तो 22-23 साल हो जाएगा। सिंपल अगर वो 12th के बाद डिप्लोमा करता है, 12th के बाद ग्रेजुएशन करता है, बीकॉम करता है, BSc करता है, तो भी 21 साल हो जाएगा। लेकिन इस पे न कभी संसद में गंभीरता के साथ चर्चा हुई, न विधानसभा में चर्चा हुई। ये तो 2 साल पहले 2019 में मैंने एक PIL फाइल किया कि भैया लड़के और लड़की की शादी की उम्र बराबर करो, ये अलग अलग ठीक नहीं है। कोर्ट ने एडमिट कर लिया, सरकार को नोटिस जारी हुआ, सरकार ने फिर जया जेटली कमेटी बनाई। जया जेटली कमेटी ने 6 महीने पूरे देश में चर्चा किया, अपनी रिपोर्ट सौंपी, फिर जाके अब पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ है कि लड़के और लड़की की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए। वो कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, लेकिन शादी की उम्र एक समान होनी चाहिए। उसका बेनिफिट आप देखो, फिजिकली लोग मैच्योर होंगे, मेंटली मैच्योर होंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, पढ़ाई लगभग नहीं पूरी हुई होगी लेकिन एक मिनिमम क्वालिफिकेशन सबकी हो चुकी होगी, फिजिकली मेंटली मैच्योर होंगे, समझदार होंगे, बीमारियां कम होंगी, शोषण कम होगा, बहुत और भी तरीके के बेनिफिट्स होंगे। लेकिन हमारे देश में कभी इस पे गंभीरता के साथ पहले चर्चा ही नहीं हुई। मैं आपसे पूछता हूं, ड्राइवर का क्या काम होता है? जोर से बोलिए जरा। अच्छी तरीके गाड़ी चलाना कि कैसे भी गाड़ी चलाना? नाई का क्या काम है? अच्छी तरह या कैसे भी? जैसे नाई का काम है अच्छी तरीके से बाल काटना, धोबी का काम है अच्छी तरीके से कपड़ा धोना। इसमें कोई जाति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, इसको आप मिसकोट मत करना। जो भी काम धोने वाला करे वो धोबी। वकील का काम है अच्छी तरीके बहस करना, जज का काम है अच्छी तरीके से न्याय देना, ड्राइवर का काम है अच्छी तरीके से गाड़ी चलाना, डॉक्टर का काम है अच्छी तरीके से दवा देना। वैसे सांसद विधायक का क्या काम है? अरे संविधान में सांसद को लॉ मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जैसे फिल्म मेकर का काम है अच्छी फिल्म बनाना, वैसे लॉ मेकर का क्या काम है? अच्छे अच्छे नियम कानून बनाना। लेकिन हुआ क्या? अपना घर बनाना होगा। देखो, मैं सारे सांसद विधायकों को नहीं दोष दे रहा हूं, 90% सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिसको बुरा मान ये बात लगे समझो उसको कह रहा हूं। अपना घर बनाना होगा तो 10 आर्किटेक्ट से बात करेंगे। अपना घर बनाना होगा 10 मिस्त्री से बात करेंगे। अपना घर बनाना होगा तो अपने मोहल्ले के 10 घर जाके देखेंगे और कोशिश करेंगे जितने अब तक घर बने हुए हैं सबसे मेरा घर अच्छा बने। ऐसे ही करते हैं ना, ये तो हम लोग भी करते हैं, सांसद विधायक नहीं करते, हम लोग भी यही करते हैं, ये टेंडेंसी हमारी है। तो जब अपना घर बनाना हो तो 10 घर देखते हैं, तो अपना कानून बनाना हो तो 10 देशों का कानून क्यों नहीं देखते? यह संविधान बनाने के पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने 20 देशों का संविधान पढ़ा था। कितने देशों का? और 10 देशों के संविधान की कॉपी भी किया। आयरलैंड की कॉपी किया, ऑस्ट्रेलिया की कॉपी किया, साउथ अफ्रीका की कॉपी किया, कुछ पार्ट रसिया से लिया, कुछ पार्ट अमेरिका से लिया। तो जब हमारे संविधान निर्माताओं ने अपना संविधान बनाते समय उनका इंटेंशन था, उनका मोटिव था
हमारा संविधान दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे इंटीग्रेटेड, सबसे अच्छा संविधान होना चाहिए। तो ऐसे हम कानून बनाते समय क्यों नहीं देखते कि जो कानून हम बनाने जा रहे हैं, जो समस्या हमारी है, इसके लिए बाहर क्या कानून है। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो उसका 3 कारण होता है। या तो बीमारी लाइलाज है, या तो डॉक्टर अच्छा नहीं है, या तो दवा अच्छी नहीं है। और कोई कारण होता है क्या? या तो डॉक्टर अच्छा नहीं है, या तो दवा अच्छी नहीं है, या तो बीमारी ठीक नहीं है, बीमारी लाइलाज है। अब अगर कोई समस्या भारत में है लेकिन सिंगापुर में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, या दुबई में नहीं है, या फ्रांस में नहीं है, तो इसका मतलब वो समस्या लाइलाज तो नहीं है। अब केवल 2 ऑप्शन बचे, या तो डॉक्टर अच्छा नहीं, या तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 1985 से अब तक भारत में 17 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ हो चुकी है। 1985 से अब तक कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। लेकिन आपके जौनपुर जिले में चकबंदी अधिकारी के यहां एक मुकदमा 1985 में आया था वसीयत का, और उसमें केवल यह तय करना था कि वसीयत करने वाला 31 मार्च को मरा कि 2 अप्रैल को मरा। केवल इतना तय करना था कि वसीयत करने वाला 31 मार्च को मरा कि, क्योंकि 2 लोगों ने उसकी वसीयत करा रखी थी। एक आदमी ने 31 मार्च को वसीयत कराई, दूसरे आदमी ने 2 अप्रैल को कराई, और वास्तविकता यह है कि 1 अप्रैल को खत्म हो गए। 37 साल हो गए, 37 साल हो गए, आज तक यह नहीं तय हुआ कि वो वसीयत करने वाला 31 मार्च को मरा कि 2 अप्रैल को मरा। आज अगर 2023 में वो तय भी हो जाए तो जो लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, सीओ के बाद एसओसी के यहां मामला जाता है, एसओसी के बाद डीडीसी के यहां जाता है, डीडीसी के बाद हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच को जाता है, उसके बाद डिवीजन में भी आप वहां पे अपील कर सकते हैं, उसको रिवीजन कहते हैं। वहां से भी हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी 37 साल में चकबंदी अधिकारी के यहां है, अगर इसी स्पीड से चला तो लगभग 47 साल और चलेगा। अब आप सोचो, बहुत ध्यान से समझिए, जिस व्यक्ति ने वास्तव में वसीयत कराई थी, अगर उसको 47 साल के बाद वो जमीन मिल भी गई तो उसको मिला क्या? अरे ये तो उसी की जमीन थी, ये तो उसी की थी। लेकिन जिसने इतने दिन कब्जा करके रखा हुआ है, उसने जोत रहा है, बो रहा है, किराए पर उठा रहा है, उसी वकील को पैसा दे रहा है, मुकदमा लड़ रहा है। हमारे आपके जीवन में जो अशांति है ना, ध्यान से कभी आप सोचना, उस अशांति के रूट काज पे जाइए आप, तो उस रूट काज का मूल कारण है घटिया नियम कानून। इस देश में 30,000 लोग साल में मर्डर से मरते हैं। बेटा जरा पीछे सुन लो, 30,000 लोग पर ईयर भारत में मर्डर से होते हैं, मतलब जहां आपस में दुश्मनी हुई मर्डर हो गया। और 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। यानी जितने लोग आपस में दुश्मनी से मरते हैं उसके 5 गुना लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। और जो रोड एक्सीडेंट से मरते हैं 1.5 लाख, उसमें से 1 लाख लोग सड़क के गड्ढों से मरते हैं। तो जो सड़क का गड्ढा हुआ वो क्यों हुआ? भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार का मूल कारण घटिया कानून। घटिया कानून। हमारे यहां भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ कानून बनाते समय हम कभी देखते नहीं कि बाहर चल क्या रहा है। मेरे हाथ में ये अमेरिका की फेडरल पिनल कोड है। जैसे इंडिया में इंडियन पिनल कोड चलता है, ऐसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड चलता है।
भारत में किडनैपिंग की जो सजा है वो 3 से 7 साल की है, अमेरिका में 50 से 100 साल की है। और एक को किडनैप किया तो भी 7 साल, 2 को किया तो भी 7 साल, 5 को किया तो भी 7 साल, 10 को किया तो भी 7 साल। अमेरिका में एक को किडनैप किया तो 50, 2 को किया 100, 3 को किया 150, 4 को किया 200, 5 को 250। हमारे यहां सुब्रत राय सहारा ने 16 लाख लोगों का पैसा लूट लिया। सहारा चिटफंड स्कैम सुना होगा आपने, पता नहीं कोई पीड़ित भी होगा आप लोगों का जानने वाला कोई। 16 लाख लोगों का उसने पैसा लिया, डुबो दिया। आज तक 16 साल की भी सजा नहीं हुई। थाईलैंड में एक व्यक्ति ने 16,000 लोगों का पैसा लिया था। थाईलैंड में एक आदमी ने चिटफंड कंपनी बनाई, डबल करने का ऑफर दिया, 16,000 लोगों ने इन्वेस्ट किया, उसके बाद वो पैसा लेकर भाग गया। 1,41,000 साल सजा हुई उसको। कितने की? आप लोग थोड़ा गूगल किया करिए। स्मार्टफोन का यूज नॉलेज बढ़ाने के लिए करिए। स्मार्टफोन का यूज ये देखने के लिए करिए कि भारत में जो समस्या है, इस समस्या का मूल कारण क्या है, उसका स्थायी समाधान क्या है। हमारे देश में अगर मकान पे कब्जा हो जाए तो अपना मकान, अपना खुद का मकान छुड़ाने में 50 साल लग जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने का मकान नहीं होता उससे ज्यादा खर्च हो जाता है छुड़ाने में अपना मकान। कनाडा में मकान का जो डिस्प्यूट होता है, रेंट का जो डिस्प्यूट होता है, एक डेट में खत्म होता है, एक डेट में बस। जैसे ही आप वहां फाइल करोगे, जज केवल यह देखेगा कि जो एग्रीमेंट है वो फेक है या जेन्युइन है। अगर वो एग्रीमेंट जेन्युइन है वहीं डिसीजन कर देगा, उसकी कोई अपील भी नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको आप हाई कोर्ट ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट ले जाओ। इस देश में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं इस समय। 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, इसका मतलब 5 करोड़ परिवार टेंशन में है कि नहीं। एक परिवार में ऑन एन एवरेज 6 लोग होते हैं, यानी 30 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में हैं। और ये ध्यान रखिए, जब मुकदमा चलता है, एक पक्ष उसका लाभार्थी होता है और एक पक्ष उसका पीड़ित होता है। जो लाभार्थी होता है हमेशा वो पावरफुल वाला होता है। जैसे अगर मैं आपके जगह जमीन पे कब्जा कर लूं तो मैं नहीं चाहूंगा मुकदमा जल्दी खत्म हो, लेकिन आप चाहोगे जल्दी मुकदमा खत्म हो जाए। तो कमजोर चाहता है जल्दी मुकदमा खत्म हो जाए, मजबूत चाहता है मुकदमा लंबा। अब ये बताइए, अगर ये 50 साल मुकदमा चल रहा है तो ये कमजोर के पक्ष में है कि मजबूत के पक्ष में है? और संविधान कहता है न्याय देना है, अंतिम व्यक्ति को न्याय देना है। अंतिम व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा? जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। तो जब समान अधिकार की बात हो रही थी, तो जब एक इंडियन पिनल कोड हो सकता है तो एक इंडियन सिविल कोड भी हो सकता है। लेकिन जो एक इंडियन पिनल कोड है वो एक तो है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक कानून के साथ दूसरी टर्म्स क्या है? श्रेष्ठ। तो हमारा इंडियन पिनल कोड फेडरल पिनल कोड की तुलना में श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए जो समस्या भारत में है वो अमेरिका में। आप लोग गूगल करिएगा, कुछ दिन पहले एक आदमी ने शर्ट दूसरी बार चुराया था, उसको 25 साल सजा हुई अमेरिका में। गूगल करना, स्मार्टफोन को यूज करिए। और मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, हाईवे बनाने की लागत होती है। आप सारे युवा हो, आप भविष्य हो, आप भारत के फ्यूचर हो, आप इसको समझिए। हाईवे बनाने में करोड़ों खर्च होता है, एयरपोर्ट बनाने में करोड़ों खर्च होता है, एक्सप्रेसवे बनाने में करोड़ों खर्च होता है, पुल बनाने में। ऐसी कोई योजना बताइए जिसमें पैसा खर्च नहीं होता है कोई? एक चीज ऐसा है, कानून। कानून बनाने की कोई लागत नहीं और लाभ पूरे देश को, लाभ पूरे इस देश में। अगर मैं पहले इंजीनियर था, मैं मारुति में था,
वहां पे सर बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। जापान में क्या करते हैं, हर समस्या की रूट काज एनालिसिस करते हैं, केवल मशीनों की नहीं। इसलिए आप ध्यान रखिए, जो जापानीज गाड़ियां होती हैं वो मेंटेनेंस फ्री होती हैं, चाहे मारुति हो, चाहे टोयोटा हो, चाहे होंडा हो। जितनी आपको जापानीज गाड़ी मिलेगी ऑटोमोबाइल में, वो मेंटेनेंस फ्री होगी। उसका कारण यह है, एक बार जो प्रॉब्लम आई सबको बुला लेंगे, बैठ जाइए, नट फेल हुआ, हाँ क्यों हुआ? क्या नट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या नट को लगाने वाला मिस्त्री अच्छा नहीं था? अगर नट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्यों मटेरियल खराब है? अगर नट लगाने वाले ने लापरवाही कर दिया, इसका मतलब मैन खराब है। उनका कहना है कि उन्होंने 5 चीजों पे फोकस किया, मैन, मटेरियल, मेथड, मशीन और मनी। 5M उसको फार्मूला कहते हैं। उनका कहना है आज जापान जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनी, इसका वो कारण ही था, उन्होंने मैन को अच्छा बनाया, मटेरियल को अच्छा बनाया, मेथड को अच्छा बनाया, मशीन को अच्छा बनाया, इसीलिए आज की डेट में वो सुपर पावर हो गया। बम गिरा था, इसके बाद भी सुपर पावर हो गया। दूसरा एग्जांपल, 50 साल के पहले दुबई एक रेगिस्तान था, पूरा रेगिस्तान, कुछ नहीं था दुबई में। 1975 के पहले कुछ था ही नहीं। उन्होंने केवल एक काम किया, नियम कानून अच्छे बनाए। उन्होंने करप्शन और क्राइम के खिलाफ बड़े स्ट्रिंजेंट कानून बनाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट कानून बनाए। इसलिए वहां न चोरी है, न अपहरण है, किसी भी तरीके का क्राइम नहीं है। और ध्यान रखिए, जहां क्राइम खत्म हो जाता है वहां का डेवलपमेंट हो जाता है। जहां करप्शन क्राइम खत्म हुआ वहां का डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ होता है। अब आप सारे युवा हो, इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप इस बात पे थोड़ा चिंतन करें और रूट काज एनालिसिस करें, सोशल मीडिया का यूज करें और उसको राष्ट्रहित के कार्यों के लिए यूज करें। आज हमारे देश में अगर मैंने भी कुछ दिन पहले पिटीशन फाइल किया था कि इस देश को जो डिवाइड करने वाले कानून हैं उनको खत्म किया जाए। जो डिविजिव कानून बना दिए गए, जो बांटने के लिए कानून बनाए गए, उनको खत्म किया जाए। भारत में जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था, लगभग वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया था। और उसके बाद की सरकारों ने भी बांटने के लिए बहुत सारे कानून बनाए। जब एक भारत बनाना है तो हमारा कानून एक होना चाहिए। 1992 में कानून बनाया, उसके कहते हैं नेशनल माइनॉरिटी एक्ट। उसके पहले तक इस देश में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। सब भारतीय थे, सब बराबर थे, सब आराम से रह रहे थे। लेकिन वो भूत चढ़ा बांटने वाला। बांटना कैसे बांटे? कानून बना दिया नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। माइनॉरिटी कौन है ये संविधान में कहीं नहीं लिखा। माइनॉरिटी कौन है ये किसी कानून में नहीं लिखा। माइनॉरिटी डिफाइन कैसे करेंगे कहीं कुछ नहीं लिखा। माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की कोई गाइडलाइन नहीं बनाया, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन बना दिया। उससे भी पेट नहीं भरा। 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना दिया। पहले एजुकेशन जो था वो सबके एक साथ में था, उससे भी नहीं पेट भरा। 2006 में माइनॉरिटी फिर मिनिस्ट्री एक बना दिया। पहले एक मिनिस्ट्री थी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री सारे गरीबों के लिए योजनाएं बनाती थी, वो हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई। लेकिन 1992 में एक बाकायदा कानून बना के डिवाइड कर दिया, भाई ठीक है तुम माइनॉरिटी, तुम मेजॉरिटी। और उस कानून में जरा देखिए, डिफाइन नहीं किया हो तो अलग किया। हिंदू मैरिज एक्ट सब पे लागू होता है,
जैन पे भी लागू होता है, बौद्ध पे भी लागू होता है, सिख पे भी लागू होता है। लेकिन 1992 के कानून के हिसाब से जैन बौद्ध सिख माइनॉरिटी हो गए। तो 1955 के कानून के हिसाब से जैन बौद्ध और सिख हिंदू हैं, और उस 1992 वाले कानून के हिसाब से जैन बौद्ध सिख माइनॉरिटी है, हिंदू मेजॉरिटी है। कैसे कैसे तमाशे किए गए इस देश के साथ। वो इसलिए किए गए क्योंकि यहां पे हम लोगों ने हमेशा पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़े रहे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानते रहे। जो पॉलिटिशियंस ने हमें सिखाया, जो पॉलिटिशियंस ने हमें पढ़ाया, हम वही सीखते रहे, वही सुनते रहे, कभी अपना हमने दिमाग नहीं लगाया। हम भारतीय नहीं बने। हम सबसे पहले में भारतीय बनना था, भारतीय नहीं बने। सबसे पहले हम या तो कास्ट पे बट गए, रिलीजन पे बट गए, या पॉलिटिकल पार्टियों के आधार पे बट गए। जो पॉलिटिकल पार्टियों ने एजेंडा दिया उसको हम करते रहे, और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हम कई सालों से भुगत रहे, सालों से भुगत रहे। चूंकि बटे रहे, उसी का नतीजा था, हम गुलाम होते गए। अदरवाइज इस भारत को गुलाम बनाने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। जब विदेशी ताकतों ने अटैक किया तो हमने सोचा ब्राह्मण का काम लड़ना थोड़ी है, हमारा काम दूसरा है। वैश्य ने क्या सोचा, हमारा काम लड़ना थोड़ी है, हम अपना धंधा व्यापार करेंगे। बाकी लोगों ने सोचा हमारा खेतीबाड़ी करते रहेंगे। लड़ने वाला काम केवल किसका है? क्षत्रिय। जब यहां अंग्रेज आए थे बॉर्डर पे, तो भी वही हुआ। कलकत्ता के बॉर्डर पे पहुंचे वो 2000 थे, बस केवल 2000। और उस समय 10,000 लोग शाम को वहां सनसेट देखने गए थे। 10,000 भारतीय शाम को सनसेट देख रहे थे, 2000 अंग्रेज आए थे। अगर एक एक पत्थर उठा के मार दिया होता तो शायद जिस बोट से आए थे उसी बोट में बैठ के भाग गए होते हो। लेकिन हमने नहीं दिया। वो हमारी मेंटलिटी, वो हमारी मानसिकता आज भी चल रही है। और इसका नतीजा ये है कि हम जहां हमारा पर्सनल काम है वहां तो हम क्वालिटी देखते हैं, लेकिन जहां पॉलिटिकल काम होता है वहां जाति और धर्म देखते हैं। अपना जूता सिलवाते समय ये नहीं देखते ये मोची किस जाति का है, बस अच्छा होना चाहिए सिलने वाला। बाल कटवाते समय ये नहीं देखते ये जो नाई किस जाति का है, अच्छा होना चाहिए बाल काटने वाला। डॉक्टर के पास जाते समय ये नहीं देखते डॉक्टर किस जाति का है, अच्छा इलाज करने वाला चाहिए। घर में अगर घर बनवाना है, मिस्त्री की जाति नहीं देखते, क्या कहते हैं? अच्छा होना चाहिए। प्लम्बर अच्छा होना चाहिए, मिस्त्री अच्छा होना चाहिए, हेल्पर अच्छा होना चाहिए, नाई अच्छा होना चाहिए, मोची अच्छा, सब अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव करते हैं, कैंडिडेट का चुनाव करते हैं, जब देश का भविष्य तय करने की बारी आती है, तब क्वालिटी नहीं देखते, तब सीधे सीधे किस पे आ जाते हैं? किस पे आ जाते हैं? कितने सेल्फिश हैं हम। और वो पॉइजन हमें किसने दिया? ये पॉइजन किसने दिया हमें? आप लोग युवा हो, अगर आप लोग इन चीजों को नहीं समझोगे, अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम हमने फेस किया, जो प्रॉब्लम हमारे पिताजी ने फेस किया, जो समस्याएं पहले थी वही समस्या आज भी रहेगी, वही समस्या कल भी रहेगी, वो कुछ खत्म नहीं होगी। सब लोगों को मिलकर आवाज उठानी चाहिए कि अगर इस देश में एक इंडियन पिनल कोड है, संविधान सभा में चर्चा हो चुकी है, संविधान निर्माताओं ने कह दिया है कि एक इंडियन सिविल कोड होना चाहिए, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, तो इतना देरी क्यों हो रही भाई? लड़के लड़की की शादी की उम्र अलग अलग होनी चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। क्या हिंदू और मुसलमान की शादी अलग अलग होनी चाहिए शादी की उम्र, या लड़की और लड़के की शादी की उम्र अलग अलग होनी चाहिए? फिर तो ये तो समानता की बात है। प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स अलग अलग क्यों होना चाहिए?
ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अलग अलग क्यों होना चाहिए? विरासत का अधिकार अलग अलग क्यों होना चाहिए? वसीयत का अधिकार अलग अलग क्यों होना चाहिए? प्रॉपर्टी का राइट अलग अलग क्यों होना चाहिए? अगर हम इस देश में वास्तव में कहते हैं हम सब समान हैं, तो समान शब्दों से नहीं आएगा, कानून भी समान बनाना पड़ेगा, तब जाके इस देश में वास्तव में समता समानता आएगी। और एक बात याद रखिए, अगर हम अपनी समस्याओं को ध्यान से देखें तो 50% समस्याओं का रूट काज है करप्शन। 50% समस्याओं का रूट काज है करप्शन, और करप्शन का रूट काज है घटिया कानून। अगर सरकारी हॉस्पिटल बदहाल है तो रूट काज क्या है? जरा जोर से बोलिए। और सरकारी हॉस्पिटल में जाता कौन है? गरीब। तो यानी गरीब के लिए तो अच्छा इलाज हुआ नहीं। अगर सरकारी हॉस्पिटल बदहाल है तो रूट काज है करप्शन। तो करप्शन की मार कौन झेल रहा है? गरीब। अगर थाने दलाली के अड्डे बन गए हैं तो परेशान कौन है? गरीब। अगर सालों साल मुकदमा चल रहा है तो परेशान कौन है? तो वास्तव में अगर हम इस देश में एक समतामूलक समाज की स्थापना करना है, गरीबों का विकास करना है, तो सबसे पहले तो हम सब लोग हमारी सोच एक हो। हमारी सोच तब एक होगी जब हमारी शिक्षा एक होगी। हमें अष्टांग योग के बारे में पता ही नहीं है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट पता है, लेकिन अष्टांग योग क्या होता है पता ही नहीं है। भारत में प्लेवे चल रहा है, अमेरिका में क्लेवे चल रहा है। भारत में प्लेवे चल रहा है और अमेरिका में क्लेवे। क्ले मतलब मिट्टी। आज की डेट में अमेरिका के कॉन्वेंट स्कूलों में अखाड़ा बना दिया जाता है, वहां मिट्टी डाल दिया जाता है। जैसे हम लोग पहले यहां मिट्टी में खेलते थे, वो सिस्टम अमेरिका में शुरू होगा। उसका नाम ही रखा क्लेवे, कि बच्चा आएगा वो 1 साल तक केवल क्लेवे करेगा, मिट्टी में खेलेगा। हमारे यहां क्लेवे बंद हो गया, हमारे यहां प्लेवे आ गया, वहां क्लेवे पहुंच गया। मैं एक विषय अभी लेटेस्ट मैंने PIL फाइल किया है, रीनेमिंग कमीशन। आप लोग गूगल करिएगा, एक नई मैंने PIL फाइल किया, रीनेमिंग कमीशन। पानी दे। आप जरा सोचिए कि भारत में चल क्या रहा है। जो स्थानों का नामकरण होता है वो महान लोगों पे होता है या बुरे लोगों पे होता है? अगर आपके घर पे कोई एक व्यक्ति कब्जा कर ले अवैध रूप से, बेटा ध्यान से सुनो, अगर आपके घर पे एक व्यक्ति कब्जा कर ले, आपकी तिजोरी तोड़े, आपका घर तोड़े, आपका घर लूटे और अपनी नेम प्लेट लगा दे, जब तक वो वहां पे मजबूत है, जब तक वो उसके पास ताकत है, आप मजबूर हो, आप उसकी नेम प्लेट नहीं हटा सकते हो। लेकिन जिस दिन आप इतने मजबूत हो गए कि आपने उसको भगा दिया, तो आप उसकी नेम प्लेट कंटिन्यू करोगे या हटाओगे आप? जोर से बोलिए जरा, इधर से आवाज नहीं आ रही। हम 1947 में आजाद हुए, चाइना हमसे 2 साल के बाद, चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा जापान के अंडर में था। हम 47 में आजाद हुए, चाइना 1949 में, हमसे 2 साल के बाद। 1950 में चाइना ने जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। न किसी जापानी के नाम पे कोई सड़क, न किसी जापानी के नाम पे कोई मोहल्ला, न किसी जापानी के नाम पे गली। सब फिर से उसको पुनः बहाल कर दिया जो उसका ओरिजिनल नाम था। और हम आजादी के 75 साल के बाद भी आज भी उन गुलामों को ढोरे, उन आक्रांताओं को लेकर चल रहे हैं जिन्होंने भारत को लूटा, भारत में आग लगाई,
भारत के ऐतिहासिक स्थलों को तोड़ा, भारत के धार्मिक स्थलों को तोड़ा, भारत को जलाया और बाद में यहां से चले गए। आप जहां बैठे हुए हैं, यहां से थोड़ी दूर माता रेणुका का जन्म स्थान है। आप जहां बैठे हुए हैं, यह ऋषि जमदग्नि का आश्रम था। इस स्थान का नाम था जमदग्निपुरम। जौना खां आया, जौना खां ने इस स्थान को लूटा, आश्रम को तोड़ा, अपने नाम पर इसने स्थान को रख दिया जौनपुर। 75 साल हो गए हमें आजादी के, लेकिन कभी हमने सोचा ही नहीं कि जौना खां से अरे आया, तोड़ा, लूटा, चला गया, उसका नेम प्लेट हमने क्यों कंटिन्यू किया हुआ है? अगर आपने महाभारत देखा होगा तो भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, याद है आपको? एक था इंद्रप्रस्थ, दूसरा था पानप्रस्थ, तीसरा था व्याघ्रप्रस्थ, चौथा था सोनप्रस्थ और 5वां था तिलप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ को दिल्ली कहते हैं, पानप्रस्थ को पानीपत कहते हैं, सोनप्रस्थ को सोनीपत कहते हैं, व्याघ्रप्रस्थ को बागपत कहते हैं और तिलप्रस्थ को फरीदाबाद कहते हैं। एक लुटेरा फरीद तिलपट में आया, तिलप्रस्थ को लूटा, धार्मिक स्थलों को गिराया, बहन बेटियों से बलात्कार किया और तिलप्रस्थ को अपने नाम पे फरीदाबाद बना के चला गया। और 75 साल के बाद भी हमने कभी यह नहीं सोचा इस तिलप्रस्थ को वापस तिलप्रस्थ कर दे। यहां से कुछ दूर पे विंध्याचल है, 51 जो शक्तिपीठ है उसमें एक शक्तिपीठ शारदा माता है, यहां पे एक शक्तिपीठ विंध्याचल। मिर्जा आया, तोड़ा, सोना लूटा, सारे और अत्याचार किए, अपनी नेम प्लेट लगा के चला गया, हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी। मुर्शिद आया, कीर्तेश्वरी के मंदिर को लूटा, मंदिर को तोड़ा 1470 में, कीर्तेश्वरी पे अपना नेम प्लेट चिपका के चला गया, मुर्शिदाबाद बना के। ऐसे ही भारत में बहुत सारे स्थान हैं जहां लुटेरे आए, तोड़े, रेप किया, मर्डर किया, बहन बेटियों को कुएं में कूदने के लिए मजबूर किया, कन्वर्ट किया, धर्मांतरण कराया, सब कुछ किया और चले गए। और हमने उसको कंटिन्यू किया। जानते हैं क्यों? गूगल करिएगा, एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम एक मानसिक बीमारी होती है। भारत के नेताओं को 3 बीमारी है, एक है नार्सिज्म, दूसरी है मेगलोमोनिया, तीसरी स्टॉकहोम सिंड्रोम। इस 3 बीमारियों ने हमें न गुलामों से मुक्ति दिलाई, न मैकाले से मुक्ति दिलाई, न हमें अंग्रेजी कानूनों से मुक्ति दिलाई। आज की डेट में हमारा थाना अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारी तहसील अंग्रेजी कानूनों से चल रही है, हमारा जिला अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारा हाई कोर्ट अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है। तो न हमने कभी इस पे सोचा ही नहीं कि हम इनसे मुक्त कब होंगे। ये आजादी की 75वीं वर्षगांठ है। आप सब युवा हैं, कागज पे आजादी हो गई है लेकिन कल्चरल फ्रीडम नहीं हुई है, सांस्कृतिक आजादी हमें नहीं मिली है। राइट टू रिलीजन होता है, ऐसे राइट टू डिग्निटी होती है। आर्टिकल 21 का पार्ट है, गूगल करिएगा आर्टिकल 21, राइट टू डिग्निटी। हमें राइट, सम्मान पूर्वक जीवन कैसे हम जी सकते हैं जब हमारे स्थानों पे किसी और की नेम प्लेट लगी हो और उस आदमी की नेम प्लेट लगी हो जिसने केवल रेप किया, मर्डर किया, लूटा, जलाया, उसकी नेम प्लेट लगी हो।
किस बात का हमारा सम्मान? हमारे पूर्वजों ने जिससे लड़ते लड़ते दम तोड़ दिया, जिनसे लड़ते लड़ते जौहर कर लिया हमारी माताओं ने, उनकी नेम प्लेट हम चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं जानते हैं? क्योंकि हमें आपको पॉलिटिकल पार्टियों ने बांट दिया, हमें आपको उन्होंने पॉलिटिकल घुट्टी पिला दिया, हमें आपको उन्होंने भारतीय बनने ही नहीं दिया, हमें आपको सपाई, बसपाई, भाजपाई, कांग्रेसी इसी यही बना के छोड़ दिया। हमारा आत्मसम्मान ना आए, हमें अपना स्वाभिमान ना आए, हमें अपने भारतीयता पे गौरव ना हो, इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टियों ने सपाई, बसपाई, भाजपाई, कांग्रेसी बना दिया। हमें वास्तव में चिंतन करने नहीं दिया कि जो आज है वो ठीक है कि गलत है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, सोशल मीडिया का उपयोग अपने लिए करिए, लेकिन राष्ट्र के लिए भी करिए। याद रखिए, गुलामी की मानसिकता जब तक खत्म नहीं होगी तब तक यह देश उत्थान नहीं कर सकता, और जब तक यहां गुलामी की निशानी है तब तक हमारी गुलामी की मानसिकता खत्म नहीं हो सकती। हमारी नकल करके चाइना ने यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू कर दिया, हमारी नकल करके अमेरिका ने यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू कर दिया, हमारी नकल करके सिंगापुर ने यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू कर दिया। जिन राष्ट्रों ने यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू कर दिया वो समृद्ध, जापान ने कर दिया, उनका जरा क्या देखिए। और हम आज भी, बिहार वाला अलग किताब पढ़ रहा है, यूपी वाला अलग किताब पढ़ रहा है, सीबीएसई वाला अलग पढ़ रहा है, आईसीएसई वाला अलग पढ़ रहा है, गरीब अलग पढ़ रहा है, अमीर अलग पढ़ रहा है, बंगाल वाला अलग पढ़ रहा है, अलग अलग चल रहा है। सठे साठ्यम समाचरित, यह सिद्धांत कहां का है? भारत का। विदुर जी ने बोला था, विदुर के बाद चाणक्य ने बोला। सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत भारत का दिया हुआ, लेकिन भारत में हमने उसको अपनाया नहीं। जिन राष्ट्रों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपना के नियम कानून बनाया भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ, न वहां घूसखोरी है, न जमाखोरी है, न मिलावटखोरी है, न कालाबाजारी है, न नशा तस्करी है, न मानव तस्करी है, न रेप है, न मर्डर है, न किडनैपिंग है, न फिरौती है, कुछ नहीं है। जिन राष्ट्रों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपना के कानून बनाया, न वहां कट्टरवाद है, न मजहबी उन्माद है, न जिहाद है, न नक्सलवाद है, न माओवाद है, न अलगाववाद है, कुछ नहीं है। लेकिन हमने नहीं किया। हमारा दिया हुआ सिद्धांत, विदुर का सिद्धांत, चाणक्य का सिद्धांत हमने नहीं अपनाया। हमने समस्याओं की रूट काज एनालिसिस किया ही नहीं, और इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे लोगों को भाषण पसंद है। हमें नाई अच्छा चाहिए, भाषणबाज नहीं। नाई गूंगा भी हो तो चलेगा, बस बाल अच्छा काटना आना चाहिए। ड्राइवर मौन हो, चुप हो, गाड़ी अच्छा चलाना चाहिए। डॉक्टर गूंगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी दवा दे बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन सांसद विधायक हमें केवल बतौलेबाज चाहिए, भाषणबाज चाहिए, और हमने कभी सोचा ही नहीं कि जिस काम के लिए इनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, ये अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। घर में 2-2.5 हजार रुपए काम वाली को देते हैं, जिसके घर में काम वाली आती होगी झाड़ू पोछा करने, इससे ज्यादा नहीं देते होंगे, 2,500 देते होंगे, 3,000 देते होंगे। 2-2.5 हजार रुपए देते हैं। हम चाहते हैं ऐसी घर की सफाई करें कि एकदम पूरी, एक धूल नहीं होना चाहिए। अगर 10,000 रुपए ड्राइवर को देते हैं तो हम चाहते हैं ऐसी गाड़ी चलाए, यात्रा सुरक्षित हो और गाड़ी में डेंट भी ना आए। 50 रुपए बाल काटने वाले को देते हैं, चाहते हैं ऐसा बाल काट दे कि जहां जाऊं लोग वाह वाह कहें, क्या बात है, कहां बाल कटवाया। 500 रुपए डॉक्टर को देते हैं, चाहते हैं एक ही बार में ऐसी दवा दे दे बीमारी परमानेंट ठीक हो जाए। 2,000 रुपए ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक को देते हैं, चाहते हैं ऐसा ट्यूशन पढ़ा दे, ऐसा पढ़ा दे हमारा बच्चा टॉप कर जाए। लेकिन जिनको आप ही लोग
वेतन देते हो, भत्ता देते हो, गाड़ी देते हो, बंगला देते हो, सिक्योरिटी गार्ड देते हो, आजीवन पेंशन देते हो, अम्बेसडर कार देते हो, कार में डीजल भी भरवाते हो, बाद में फ्री एयर टिकट देते हो, फ्री रेल टिकट देते हो, चार्टर्ड प्लेन भी देते हो। कभी उनसे पूछते भी नहीं है कि साहब ये बताओ ये प्रॉब्लम कम क्यों नहीं हो रही है, किडनैपिंग कम क्यों नहीं हो रही है, मुकदमा जल्दी खत्म क्यों नहीं हो रहा है, रेप कम क्यों नहीं हो रहा है, मर्डर कम क्यों नहीं हो रहा है। अरे अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही तो दो ही तो कारण है, या तो डॉक्टर खराब है या तो दवा खराब है। और एक बात याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना, बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर ज्यादा अच्छा होना चाहिए या दवा? जोर से बोलिए जरा। हमारे अंदर क्या जाता है, डॉक्टर जाता है कि दवा जाती है? तो बीमारी दवा से ठीक होती है कि डॉक्टर से? वैसे ही समस्याएं शासक से ठीक नहीं होती, समस्याएं नियम कानून से ठीक होती हैं। अभी पिछले हफ्ते गूगल करना आप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सीट बेल्ट खोला और पुलिस ने आके चालान काट दिया। किसने, कितने लोगों ने खबर सुनी है जरा बताइए? सुनी ना? हमारे तो देश में पार्षद का भी चालान काटने के पहले पुलिस के हाथ कांपते हैं। क्यों जानते हैं? क्यों? क्योंकि 1861 का जो कानून चल रहा है उसने पुलिस को सत्ता का गुलाम बना रखा है। 1857 की क्रांति को खत्म, मंगल पांडे की क्रांति को खत्म करने के लिए यहां ला कमीशन बनाया गया। मंगल पांडे ने 1857 में क्रांति किया था ना, उस क्रांति को दबाने के लिए यहां ला कमीशन बनाया गया। मैकाले को ला कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। मैकाले को बोला कानून बनाओ क्योंकि इन लोग, अब ये चिंगारी भड़क गई है विद्रोह की, अब ये लोग आजाद हो जाएंगे, ऐसा करो कानून बना के इनको गुलाम बनाओ। मैकाले ने 3 साल मेहनत किया, पहला कानून बनाया 1860 में, उसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड, आज भी चल रहा है। कानून बन गया, उनको लगा अच्छा कानून तो बन गया, इनको लाठियों से पीटेगा कौन, पीटने वाला भी तो चाहिए। अगला कानून बनाया 1861 में, उसको कहते हैं पुलिस एक्ट, आज भी चल रहा है। अंग्रेजों ने जब रिसर्च किया, भाई आप लोग बोर हो गए तो मैं खत्म करता हूं, पीछे वाले लगता है जोश नहीं आ रहा है। हाँ खत्म। अंग्रेजों ने पता किया कि भाई ये 1857 की मंगल पांडे की क्रांति मेरठ से शुरू होके 15 दिन के अंदर कन्याकुमारी, ढाका, लाहौर, वो तो अखंड भारत था ना उस समय, ये पूरा पहुंची कैसे? क्योंकि उस जमाने में सोशल मीडिया था नहीं, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक तो था नहीं कि मेरठ की बात, मेरठ में एक सैनिक ने विद्रोह किया है, ये बात 15 दिन के अंदर लाहौर भी पहुंच गई, ढाका भी पहुंच गई, कन्याकुमारी भी पहुंच गई, कश्मीर भी पहुंच गई। फिर उन्होंने ध्यान दिया कि यह हुआ है मठ मंदिरों के कारण। पहले हमारे देश में एक सिस्टम था, प्रत्येक सप्ताह सामूहिक रूप से लोग मठ मंदिरों पर इकट्ठा होते थे, वहां पे नीतियां तय होती थी, पूरा जो फ्रीडम का प्लानिंग हो रही थी मठ मंदिरों से हो रही थी। तो मठ मंदिरों के माध्यम से एक मंदिर ने क्रांति की बात 5 किलोमीटर पहुंचाया, दूसरे ने 5 किलोमीटर पहुंचाया, तीसरे ने 5 किलोमीटर पहुंचाया, तो किसी को लंबी यात्रा भी नहीं करनी पड़ी और पूरी बात पहुंच गई, लाहौर भी पहुंच गई, ढाका भी पहुंच गई, कन्याकुमारी पहुंच गई। अंग्रेजों ने फिर तीसरा कानून बनाया 1863 में, उसको कहते हैं रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट, और वो कानून बना के उसने भारत के मठ मंदिरों को कंट्रोल कर लिया, और वो कानून आज भी चल रहा है। मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, उस कानून को। मैंने 1860 के आईपीसी को भी चैलेंज किया, 1861 के पुलिस एक्ट को भी किया हुआ है, और 1863 के एंडाउमेंट एक्ट को भी किया है। आज की डेट में 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, और हमारे वाले अंग्रेज तो और महान निकले,
वो वाले अंग्रेज तो मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए एक कानून बना के गए थे, हमारे वालों ने 34 और बना दिया, टोटल 35 कानून हो गया। ऐसे एक के बाद एक उनको जमीन कब्जा करनी थी भारत में उनको जमीन कब्जा करनी थी। फिर उन्होंने कानून बनाया 1894 में, उसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। और क्या किया, जहां 5 एकड़ जमीन चाहिए थी कलेक्टर का घर बनाने के लिए, कप्तान घर बनाने के लिए, 50 एकड़ ले लिया। पूरे भारत में जो सिविल लाइन बनी हुई है, अलग अलग शहरों में आपको सिविल लाइन नाम सुनाई पड़ेगा, वो उसी 1894 वाले कानून से बनी है। तो उन्होंने एक के बाद दो लगातार कानून बना के भारत को पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, हाईजैक कर लिया। दुर्भाग्यवश उन कानूनों पे कभी सामूहिक रूप से चर्चा नहीं हुई। वर्तमान प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लगभग 1,500 कानून खत्म कर दिए हैं, लेकिन अभी 500 कानून और बाकी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए मैं फिर से वही कहता हूं, हर कानून सबके लिए हो और हर कानून दुनिया का सर्वोत्तम कानून हो। इसी के बाद आप लोग इतनी देर से ध्यान से सुने, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबको अपना स्नेह भेंट करता हूं। हमें बुलाने के लिए हमारे मित्र और पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष मिश्रा जी को विशेष रूप से अपना स्नेह भेंट करता हूं। साथ में आप सब लोग यहाँ बड़े गुरुजन आए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन। मैं अपने छात्रों से निवेदन करूंगा, चूंकि राष्ट्रगान भी होना है, तो आप लोग मुश्किल से 2 मिनट का और कार्यक्रम है, इसलिए आप लोग जैसे इतनी देर धैर्य से बैठे रहे, बस 2 मिनट के लिए।